अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डालेंगे आज की डेट पर। आज है दोस्तों 31 दिसंबर और 2021। आज ये साल ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत स्वाभाविक है, ये बहुत नेचुरल है कि जब हम साल के आखिरी दिन पे आते हैं तो फिर हम बहुत रियलाइज़ करते हैं कि पूरे साल हमने क्या किया, कैसा था हमारा साल। हम एक एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ें हम देखते हैं ऊपर नीचे, कैसे हमारा ये साल गुजरा, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज क्या खोया क्या पाया। और कल 1 जनवरी 2022 एक नए साल में हम प्रवेश करेंगे। वहाँ पे भी हम एनालाइज करेंगे हम क्या करें आगे लाइफ में। तो बीइंग एन एडुकेटर, आई विल एडवाइस यू, आई विल सजेस्ट यू, जब आप एक एस्पिरेंट हैं तो यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है, ठीक है। 1-2 साल की जर्नी नहीं होती है, कभी कभी 3-4 साल लग जाते हैं, कभी कभी 2-3 साल भी लग जाते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज 2 से 3 साल लगते ही लगते हैं। तो आप अपना ये साल, ये रेजोल्यूशन ले सकते हो, आप अपना ये साल एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शुरू कर सकते हो, प्लानिंग के साथ। बिना प्लानिंग के मैदान में कूदना एक भारी बेवकूफ़ी है। इफ़ यू हैव टू bleed less in the battle, then you have to practice and practice. Bleed more there instead of bleeding in the battle. Okay? चलिए शुरू करते हैं आज की एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस। ये मैंने कल क्वेश्चन दिया था आपको, व्हाट इज दी, वो फॉल्स स्टेटमेंट था सेक्युलरिज्म के ऊपर। इसका आंसर होगा बी, यानी 2। आप लोगों का कमेंट अगर गलत है, अगर आंसर गलत है, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल शेयर द डिटेल्स अबाउट इट। ये जो एक फैक्ट था एमजी नरेगा के ऊपर, ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 1 और 3। 1 और 3 क्यों होगा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, 50% नहीं 1/3 है यहाँ पे, ठीक है, बेनिफिशरीज है। हालांकि 50% होना चाहिए, लेकिन 1/3 है अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ऑलराइट, जिसका आंसर गलत होगा प्लीज करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप हमें रोज़ सुनते हैं, रोज़ समझते हैं, कुछ हमसे सीख के जाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स अभी भी सब्सक्राइबर नहीं हैं हमारे, लेकिन डेली चैनल देख रहे हैं। एंड इन दैट केस प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट वंस देयर विल बी एनी वीडियो रिलीज, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप कभी भी जाके इसको वॉच कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके, हम पिछले 1 महीने की पूरी वीडियोस भी इसमें ऑलरेडी हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर एडिटोरियल। आज हम 3 एडिटोरियल कवर करेंगे, ठीक है। एक ये सोसाइटी के ऊपर केरला से, एक एफसीआरए से है, और दूसरी है एनएफएचएस से, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक। लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहली जो न्यूज़ कवर करना चाहता हूँ वो है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है, इसलिए भी ये आर्टिकल में आया है और इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीएस पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन एंड एनजीओज, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये मुद्दा गर्म क्यों हुआ? गर्म ये मुद्दा इसलिए हुआ कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्ट्री है, रिसेंटली उन्होंने कुछ एनजीओज को लाइसेंस री इशू कराने से मना कर दिया, उनको री इशू नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि शायद इनके एनजीओ में जो फंड्स आ रहे हैं थोड़े से अनजस्ट हो रहे हैं, मे बी इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, या फिर मतलब सही
पर्पस के लिए वो फंड नहीं आ रहे हैं, इस पर्पस से इन्होंने सारी चीज़ों को रिन्यू करने से रोक दिया, जिसमें से एक एनजीओ थी मदर टेरेसा द्वारा स्थापित एनजीओ थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुद्दा वो यही है कि द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज रिफ्यूज टू रिन्यू दी FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ठीक है, कैथोलिक रिलीजन के कांग्रेगेशन थे, नोबेल लॉरिएट अपने, ये पता है आपको। सम एडवर्स इनपुट वर नोटिस्ड, इस वजह से रिन्यू नहीं करने दिया। ठीक, अब FCRA जो है, कोई भी एनजीओ अगर इंडिया में है उसको FCRA के अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा, उसकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी। वो एक जायज़, एक लीगल, एक वैलिड तरीका है किसी भी एनजीओ को रन करने का। ओके, हुआ यूं था कि दो अमेंडमेंट हो चुके हैं, एक 2016 में, एक 2010 में सॉरी, और एक 2020 में। इन दोनों अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने लगभग 6600 एनजीओज के लाइसेंस कैंसिल किए हैं पिछले 5 से 6 सालों में, और लगभग सस्पेंड किया है 264। आप समझ रहे हैं, कैंसिल का मतलब अलग होता है, लेकिन सस्पेंड का मतलब ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब कि एक एनजीओ ऑलरेडी काम कर रही थी, उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी पाई गई जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचे, उसकी वजह से बंद करा दिया गया उस एनजीओ को। तो ये एक सेंसिटिव मामला है। ठीक है, अच्छी बात है, रेगुलेशन करना अच्छी बात है, डेफिनेटली हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ जो मुद्दा आता है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इस मामले में जाने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि FCRA होता क्या है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो कि अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आपके लिए भी, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो FCRA क्या है? FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और जैसा कि मैंने कहा था, 2010 और 2020 में इसकी अमेंडमेंट्स हुई हैं 2 बार। ठीक है, ये एक्ट इसलिए ले आया गया था कि जितनी भी एनजीओज हैं उनको फॉरेन से डोनेशन मिलती है, बाहर से पैसा आता है। फॉरेन मतलब कहीं भी हो सकता है, इंडियन टेरिटरी के बाहर कोई भी कंट्री, कोई भी देश, वो इंडिया में रह रहे एनजीओ को फंड करती है फॉर सम स्पेशल कॉज। चाहे चाइल्ड मैरिज हो गया, चाहे वीडो मैरिज हो गया, या फिर छोटे बच्चों को, या फिर गरीब बच्चों, कुछ भी हो सकता है एनजीओज। ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन को रोकने, उसके कंट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट ना पहुंचे, हमारे जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको खतरा ना हो उन पैसों से। इस वजह से ये FCRA एक्ट बना था। यू नेवर नो, क्या पता कि कल कोई गलत पेपर पे लाइसेंस करवा के बैठ जाए, एनजीओ खोल ले और टेरर फंडिंग हो रही हो। ठीक है, वहीं से सारा टेरर फंडिंग हो रही हो, आर्म्स, एम्यूनिशन, असलाहे, गोला, बम, बारूद सब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, राइट? सो इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन आप नोट कर लीजिए, वो ये है सेक्शन 5, जिसके ऊपर ये पूरा मुद्दा था। मुद्दा ये था कि सेक्शन 5 ऑफ द FCRA एक्ट 2010, जो कि सरकार को एक अतुलनीय, एक्चुअली इनकम्पैटिबल, अनब्रिडल्ड पावर देती है किसी भी एनजीओ को लाइसेंस छीनने के लिए। किस बेसिस पे? कि एनजीओ जो है वो एक इलीगल या फिर एक एडवर्स कुछ ऐसा नोटिस किया गया है कि इलीगल एक्टिविटीज़ में है वो। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अनचेक्ड एंड अनब्रिडल्ड। मतलब कि अनचेक्ड मतलब कि कोई भी इसके ऊपर रिव्यू करने वाला नहीं है, मतलब कि सरकार सर्वे सर्वा है यहाँ पे। ठीक है, एंड डिनाई टू एक्सेस फंड्स फ्रॉम द अब्रॉड सोर्सेज। ठीक है, तो इसी मामले पे जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कहा है कि अगर आपने ऐसा फैसला लिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन सबके सामने बताइए, जस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू द एनजीओज। लेट्स से कि देयर आर एनजीओज, दे आर एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑफ कोर्स गुड कॉज, डेफिनेटली गुड कॉज, तो उनको, उनके लिए इक्वालिटी और फ्री एसोसिएशन की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट? नाउ इन्हीं के बेस पे ये जो आईबी हैं और सीबीआई और आईबी के रिपोर्ट्स के बेस पे गवर्नमेंट ने ये सारे एक्शंस लिए हैं। और रिपोर्ट क्या कहती थी इनकी?
So the International Intelligence Bureau input have shown that foreign funds entering in India were used to fund activities that destabilize national peace. जैसे मैंने वही कहा था, टेरर फंडिंग मान लीजिए, ठीक है, एंड सिक्योरिटी, ठीक. These inputs are indicated that the some money was trained नक्सल्स. अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईबी ने कहा है कि वो कुछ पैसे यूज कर रहे हैं ताकि जो इंसर्जेंट्स हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लैंड बाउंड्रीज को लेके, उनको फंड कर सकें, ठीक है, ताकि वो और स्ट्रांग होते जाएं और धीरे धीरे उनका आइडियोलॉजिकल वॉर क्या है, उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सेपरेट लैंड होना चाहिए, ठीक है. सो ये एनजीओ की मदद से हो रहा है, ये शक था इनको, इसलिए इन्होंने कुछ एजेंसीज को, कुछ एनजीओज को रोक दिया, लाइसेंस नहीं दिया. सीबीआई क्या कहती है कि लगभग हर साल लगभग 22 लाख, नहीं हर साल नहीं, मतलब कि लगभग 22 लाख एनजीओज रजिस्टर्ड हैं, उसमें से सिर्फ 10% ऐसे हैं जो कि अपनी एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट अथॉरिटीज़ को देते हैं, रजिस्टर कराते हैं, बाकी के 90% नहीं कराते. तो ये सोचने वाली बात है, ऑफ कोर्स, ठीक है. नेक्स्ट जो हमारा यहाँ कंसेप्ट क्या है कि जो फॉरेन रेगुलेशन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, एफसीआरए, वो 2020 में जब अमेंड हुआ था तो क्या चेंजेस आए थे और क्या क्रिटिसिज्म थी, ठीक है, क्या आलोचनाएं हुई थी. सो पहला तो ये था कि प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है. अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब कोई भी हो सकता है, इनफैक्ट इंडिया में रह रहे फॉरेनर्स, और वो फॉरेनर्स कौन से हो सकते हैं, एनआरआई भी हो सकते हैं, ओसीआई भी हो सकते हैं, पर्सन ऑफ अमेरिकन ओरिजिन कहीं के भी हो सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं कि वो जहाँ से पैसा आ रहा है वो बाहर की कंट्री हो. बाहर के कंट्री के रहने वाले लोग अगर इंडिया में रह रहे हैं, वो अगर फंड कर रहे हैं, वो भी आता है इसके अंडर. तो अगर उनके पैसे से या जो बाहर से पैसे आ रहे हैं उनके पैसे से अगर नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचता है तो वो प्रोहिबिट है, ठीक है. ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक. आधार रजिस्ट्रेशन मैंडेटोरी है. एफसीआरए अकाउंट होना चाहिए. किस में होना चाहिए अभी हम डिस्कस करेंगे, कौन से बैंक में होना चाहिए. रिडक्शन इन यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, ठीक है. सरेंडर टू सर्टिफिकेट 100% मैंडेटरी है, होना ही चाहिए, सबमिट करना ही करना है, ठीक. हाउएवर सरकार ने जब ये अमेंडमेंट किए थे तो जो गाइडलाइंस थी उसमें पब्लिक इंटरेस्ट का डेफिनेशन नहीं दिया है कि क्या होता है पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है. जब गवर्नमेंट बोल रही है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको उसके फेवर में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, तो व्हाट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट, उसकी डेफिनेशन नहीं है. और ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उनको हिंडर करती है, ठीक है. कौन कौन से मूल अधिकार हैं, जो आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(c), जो कि कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है. सो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन बोथ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन, ठीक. तो गवर्नमेंट कहती है कि जितने भी एनजीओ रजिस्टर्ड हो रहे हैं उनका ज़रूरी है कि जो एफसीआरए अकाउंट है वो किस में होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. कौन सी ब्रांच में, दिल्ली होम ब्रांच में होना चाहिए, कैपिटल ब्रांच में होना चाहिए, ताकि उनकी जितनी भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हो और जितने भी कंट्री से जितने भी लोगों से वो एसोसिएटेड हों इस कॉज में, उनका डेटा वहाँ पे मेंशन हो. लेकिन कुछ जो पैटिशनर्स हैं जिन्होंने केस फाइल किया है, उनका ये कहना है कि कुछ एनजीओज हैं जो कि विलेजेस में, रिमोट एरियाज़ में काम करते हैं, तो यार फिर कैसे मेंटेन करेंगे, वो दिल्ली जाएंगे जब पैसा निकालने और फिर दिक्कत होगी उनको, ठीक है. ये देखिए मैंने इमेज लगाई है यहाँ पे, मदर टेरेसा एनजीओ डिनाइड फॉरेन फंड एडवर्स इनपुट्स रिसीव हुए हैं, ठीक है. तो गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है यहाँ पे, गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत ही वेग है, दिखता सही नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मदर टेरेसा की जो एनजीओ है वो अकाउंटिंग और ऑडिट पर्पस के लिए इन्होंने हाल फिलहाल में उसको लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो द गवर्नमेंट हैज़ डन द राइट थिंग हियर, इट्स जस्ट दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट. अभी मामला दबा के रखा है, सबको नहीं खोल के बता रहे हैं. आएगा समय तो बता सकते हैं, लेकिन दैट्स द गवर्नमेंट डिफेंस दे हैव यूज्ड कि अभी हम अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर के लिए इस मामले को हम उठा रहे हैं, ठीक है. और सबसे बड़ी बात देखी गई है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सरकार है, उसमें कुछ ऐसे
एनजीओज हैं, जैसे कि मोदी जी की थोड़ी सी मतलब उनको आया है, गुस्सा आया है इस बात पे कि ये लोग जिस काम के लिए बने हैं वो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कुछ एनजीओज हैं जो कि पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन स्लेवरी, हेल्थ एंड रिलीजियस एनजीओज एंड दीज आर, ध्यान रखिएगा, दीज आर पर्टिकुलरली क्रिश्चियंस एंड इस्लामिक चैरिटीज। ओके, अगर हम थोड़ी टाइम के लिए मान भी लें, ठीक है, रिलीजन को हम हटा भी दें, तो मोदी जी का ये कहना था कि ये लोग, ये एनजीओज जिस वजह से जो बेस है इनका, जो इनका मूल ढांचा था ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज, ये वो नहीं कर रहे थे, ये कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, इसलिए इन्होंने इनको अभी लाइसेंस रिन्यू नहीं करने दिया है या फिर इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात यहाँ देखने वाली ये है कि मोस्ट ऑफ देम दे आर क्रिश्चियन एंड इस्लामिक चैरिटीज़। ठीक है, हिंदुत्व वाली बात कहीं ना कहीं दिख रही है आपको, पता नहीं। कुछ नॉमिनीज हैं, कुछ नॉमिनीज जो कि 20,000 एनजीओज हैं जिनका रोका गया है लाइसेंस, उनमें से कुछ पॉपुलर नॉमिनीज कौन से हैं? इंटरनेशनल एमनेस्टी, ग्रीन पीस इंडिया, पीपल्स वॉच, ओके, एंड देन पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो दीज आर द फ्यू important and few renowned nominees जिनको लाइसेंस नहीं दिया गया, रोक दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ था रशिया और चाइना में कि जितने भी एनजीओज हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे कि ये सारे रेगुलेशन हटाइए। तो रशिया और चाइना ने, इन लोगों ने अपने अपने कंट्रीज़ में कुछ ऐसा ही किया था, लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए, लोगों के कंसर्न्स को दबाने के लिए, लोगों के जो क्रिटिसिज्म से आलोचनाएं उसको दबाने के लिए ये काट दिया था, मतलब कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, नहीं दिया था। तो ये सवाल उठता है, क्या इंडिया उनको फॉलो कर रहा है? क्या मोदी जी पुतिन साहब को, शी जिनपिंग साहब को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, ये सवाल यहाँ पे उठता है कई लोगों के मन में। ठीक, द एक्शंस इन इंडिया ओवर फॉरेन हैंड कंसर्न सीम्स हाइपोक्रिटिकल गिवन द रिलेटिव ईज विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड, ठीक है, ये वाला जो पैसा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी यूज़ होता था, लोग यूज़ करते थे। यानी कि अब सरकार का इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं इस पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, ठीक, अब ऑफ कोर्स वो रूलिंग पार्टी नहीं है, राइट, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो शक है गवर्नमेंट को कि इनको पैसे, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, इनको पैसे कहीं ना कहीं ये फॉरेन अकाउंट से आते होंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्रोनोलॉजी समझिए। सेम अंडर द सेम FCRA सीक्स टू रेस्ट्रिक्ट दी फंड्स टू एनजीओ। ठीक, सो ये एक सोचने वाली बात भी है दोस्तों कि ये एनजीओज, कुछ एनजीओज लिटरली बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, जो वुल्नरेबल सोसाइटी हैं, जो लोग जो पिछड़ी जाति के हैं, जिन लोगों को जो मुख्य वर्ग में नहीं आ सके, ठीक है, दलित हो गए, जिनके जो विडो हो गई, जो एसिड अटैकर्स हो गए, रेप विक्टिम्स हो गए, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि मुख्य धारा में नहीं आ सकते, नहीं आ पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करती है, उनको लिटरली बहुत हेल्प करती है। ठीक है, फिजिकली चैलेंज, फिजिकली डिसेबल्ड। तो अगर फंडिंग नहीं आएगी बाहर से तो इनका भरण पोषण कैसे होगा, पालन कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल and we can expect questions from these in prelims and mains both। इसीलिए मैंने prelims के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे FCRA से रिलेटेड। आपको सिर्फ अप्रोच और फ्रेमवर्क बताना है कि आप कैसे फॉलो करोगे। ठीक है, मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए, आप बस बताइएगा कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच, व्हाट ऑल थिंग्स यू विल राइट इन 5-6 लाइन्स, दैट्स इट। आप कॉमेंट करके बताइएगा। और विथ रेफरेंस टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये एक MCQ मैंने दिया है, इसको कमेंट करके बताइएगा। ये चीज़ मैंने अभी डिस्कस की है। अगर आप सुन रहे होंगे पिछले 10-15 मिनट से तो आप इजीली कमेंट तुरंत बता देंगे। हम आगे चलते हैं अपने एडिटोरियल में। तो हम आते हैं इस वाले पे। सबसे पहले जो हमने बात की है, चैलेंजेस इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन केरला। ये आर्टिकल मत पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक, ये आर्टिकल बस सुनिएगा मेरी बात, और मैंने जो मेंशन किया वही, बहुत कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। एक्चुअली ये जो बालाकृष्णन साहब हैं, जो ऑथर हैं, उन्होंने भर भर के क्रिटिसाइज़ किया है केरला गवर्नमेंट को, केरला गवर्नमेंट के एजुकेशन इनिशिएटिव को, उनकी
यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एजुकेशन इनिशिएटिव को बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसाइज़ किया है। तो ऐसी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। लिटरली मैं इस आर्टिकल को खारिज करता हूँ। मैं मतलब नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग आर्टिकल भी है। एवरी टाइम ऑल द नेगेटिव थिंग्स हैज हैपेंड, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ें हैं वो जो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। इन्होंने दो तीन चीज़ें कुछ अच्छी हाईलाइट की हैं। इन्होंने कहा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, चाहे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, स्कूल हो गए या फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हो गए, उनमें जो चांसलर और वाइस चांसलर बैठते हैं, जो हायर पोजीशन पे बैठते हैं, ठीक है, वो किसी कास्ट या रिलीजियसली इन्फ्लुएंस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक सेक्युलर, एक आइडियल अप्रोच होना चाहिए और ना कि वो किसी कास्ट या किसी रिलीजन को सपोर्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग हैं, ठीक है, तो आप वहाँ मुस्लिम को मौका नहीं देंगे। ये कहाँ की न्याय है, ठीक है। आप वहाँ मुस्लिम बच्चों के साथ ज़्यादा फीस लेंगे और हिंदू बच्चों के साथ कम फीस लेंगे। ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। वी कैन नॉट बी बायस। जब हम बायस होने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा हम फिर सेल्फिश और पर्सनल होने लगते हैं, ठीक है। सो बैरियर्स टू नॉलेज सोसाइटी इन केरला, ये GS3 से रिलेटेड आर्टिकल है, GS2 से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। इसीलिए इस आर्टिकल में इतना बताया गया है। तो जो मेरा मानना था इसमें कि हम एजुकेशन से रिलेटेड बात करें केरला के, बेसिकली देखिए ये केरला का ही मामला नहीं है। जब केरला इतनी ज़्यादा, एक बहुत अच्छी स्टेट है केरला, ठीक है, हर मामलों में लगभग बहुत अच्छा है और स्टेट से तो काफ़ी अच्छा है। जब केरला का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके नीचे जितने स्टेट्स हैं उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, सारे नीचे के जो नॉर्थ स्टेट्स हैं ऊपर के, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। सो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ केरला से रिलेटेड। हालांकि ये ऐसी चीज़ें जो इनके चैलेंजेस है वो हर स्टेट में अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज विथ रेफरेंस टू यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो हमारा संविधान, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान ये कहता है कि राइट टू एजुकेशन, हर उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार है जो कि 14 साल तक की एज पहुंच चुकी है। 14 साल से नीचे तक की एज के बच्चों को फ्री, मुफ्त में शिक्षा का अधिकार है। मतलब वो किसी भी सरकारी स्कूल में जा सकता है, एडमिशन करा सकता है, फ्री में शिक्षा मिल सकती है और उसके बाद भी जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी जो प्लान है, जो फ्री मील डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी खा सकता है और भरण पोषण भी कर सकता है। ये हमारा प्लान है, लेकिन होता नहीं है ऐसे। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, सामाजिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं। जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो एक होता है पेस्टल अप्रोच, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ई होगा ये पेस्टल, इन्वायरमेंट और लीगल, ठीक है। ये अप्रोच आप फॉलो करते हैं कि इस फ्रेमवर्क में आप मेंस का आंसर डिराइव करते हैं, ठीक है। नाउ क्या रीज़न होता है? प्राइमरी एजुकेशन की बात तो हमने यहाँ कर दी, राइट टू एजुकेशन की बात, लेकिन पहला रीज़न जो ये होता है वो है लो पब्लिक स्पेंडिंग। यूनियन बजट, अगर आपका स्टेट की जो गवर्नमेंट है या तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट है वो शिक्षा, क्योंकि स्टेट एजुकेशन है, मतलब स्टेट लिस्ट में आती है एजुकेशन, ठीक है। तो अगर स्टेट जो है अपने एजुकेशन पे खर्च नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से क्वालिटी इंक्रीज होगी, राइट। सो लो स्पेंडिंग, लो पब्लिक स्पेंडिंग, यूनियन बजट allocated only 2.575% on the GDP of education. However, the declaration to which India is a signatory expects member states to spend at least 4 to 6% in their GDP to achieve SDG goal 4. कम से कम 4 से 6% तो होना चाहिए, राइट। हम टूरिज्म में इतना खर्चा करते हैं, हम फूड में इतना खर्चा करते हैं, तो फिर हमें करनी चाहिए किस पे? एडुकेशन पे 4 से 6%। दूसरा रीज़न क्या था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक स्कूल सिस्टम एंड राइज ऑफ एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूलिंग। प्राइवेट स्कूल महंगे होते जा रहे हैं और जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी थोड़ी सी क्वालिटी कम होती जा रही है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल महंगे हैं उनकी एजुकेशन की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है। इट नेग्लेक्ट्स द वैल्यूज
एक्सेसिव फोकस ऑन जॉब एंड सिस्टमेटिक इनएफिशिएंसीज, ठीक है। तो अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ वगैरह, ठीक है। एक आंकड़े, एक एवरेज बात बता रहा हूँ आपको, पर्सनली मत लीजिएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ें और आपको अच्छी शिक्षा मिली हो तो, बहुत लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, शिक्षा नहीं मिली है, टीचर्स अच्छे नहीं हैं लिटरली, ठीक है। क्वालिटेटिव इशू, क्वालिटी का इशू है, यानी कि जो एसर है, एसर हमारी गवर्नमेंट बॉडी रिपोर्ट है जो कि सर्वे करती है। इट रिफ्लेक्ट्स द पुअर स्टेट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन प्राइमरी एजुकेशन, ओके। ये हमारा केरला का मैप है। नाउ कुछ ऐसे चेंजेस थे केरला में जो कि मतलब वाव थे, राइट। सो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, जिसको हम काइट कहते हैं, ये एक आईसीटी की नोडल एजेंसी है स्कूल्स के लिए। इन्होंने स्टार्ट किया था डिजिटल क्लासरूम, जिसको कहते हैं फर्स्ट बेल, टू इम्पार्ट एजुकेशन 41 लाख स्टूडेंट को इन देयर स्टेट। जब भी लॉकडाउन हो गया था तब ये लगभग इतने सारे बच्चों को इन्होंने इस प्रोग्राम के थ्रू, डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू, फर्स्ट बेल के थ्रू एडुकेट किया था। इनफैक्ट जो केरला की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, पिनाराई विजयन की सरकार जो है, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, नमत बसई। नमत बसई ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि ट्राइबल बच्चे होते हैं, उनको उनके मदर टंग में, उनको उन्हीं के लैंग्वेज में सिखाना सारी चीज़ें। और ये किसके अंदर आता है, कौन से प्लान के अंदर? समग्र शिक्षा केरला, SSK, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें करनी चाहिए स्टेट को, ठीक है। मतलब कि 4 से 6% जो है वो GDP अपना रखना चाहिए, अपना बजट इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है? एक्टिव रोल ऑफ स्टेट, ठीक है। टू मेक एजुकेशन यूनिवर्सल, द स्टेट मस्ट फाइंड रिसोर्सेज टू प्रोवाइड सर्विसेज सच एज स्कूल, हेल्थ, मिड डे मील्स, फ्री सप्लाई ऑफ टेक्स्ट बुक्स, राइटिंग मटेरियल्स, स्कूल यूनिफॉर्म, सिमिलर टू कॉम्प्रहेंसिव इंटरवीन केरला मॉडल, ठीक है। सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन क्यों? क्योंकि रिमोट एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल पैंडेमिक जब आया था, अभी भी है प्रीवेलेंस ओमिक्रॉन की वजह से, पैंडेमिक जब है तो बहुत सिविल सोसाइटी का रोल ये है कि जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ तक सरकार की गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ तक सिविल सोसाइटी का हाथ पहुँच पाता है, ठीक है। इनके लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं ज़मीनी लोगों के, तो ये अवेयरनेस कराने में, ये जागरूकता कराने में बहुत सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जो लोकल लोग हैं वो इनकी बात बहुत मानते हैं, ठीक है। तो इनको एक फ्रेंडली एसोसिएशन होना चाहिए NGOs के साथ, फ्रेंडली एसोसिएशन, वॉलंटियर, ऑफिशियल्स एंड ऑल। सोशल ऑडिटिंग, ठीक है, देयर शुड बी सोशल ऑडिटिंग लाइक मोहल्ला स्कूल कमिटी, ऑडिटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी है, हर चीज़ की ऑडिटिंग होनी चाहिए हर महीने पे, ठीक है। रिजल्ट मैटर करता है, ठीक है, ताकि चल क्या रहा है वहाँ पे, ऑडिट बहुत ज़रूरी है। और इंडिपेंडेंट ऑडिट बहुत ज़रूरी है, किसी के दबाव में बायस ऑडिट नहीं चलेगी, फिर मतलब ही क्या है ऑडिट करने का, राइट। इंक्रीज्ड कमिटमेंट, द काइंड ऑफ कमिटमेंट और कलेक्टिव विल शो द प्रोविजन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ठीक है। सड़क, बिजली, पानी, ये एक कमिटमेंट है जो सपोर्ट करेगी एडुकेशन को। लाइट रहेगी तो बच्चे इजीली पढ़ पाएंगे, गांव में लाइट रहेगी, खाना पीना रहेगा तो अच्छी न्यूट्रिशन होगी, और फिर अच्छे रास्ते होंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी बच्चों को, मतलब लंबा लंबा रास्ता लेने की, ठीक है। नाउ हम चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ, और जो है NFHS। सो ये दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट कार्ड, ये ऑलरेडी आपके पास कई फॉर्म्स में आ चुका है, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, इसीलिए मैंने इसके आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है, PPT नहीं बनाई है इसकी, ठीक है। मैंने सिर्फ आप इस न्यूज़पेपर में हाईलाइट किया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और ये इक्वली इम्पोर्टेंट भी इसलिए होता है क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे एंगल्स खुल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरा आपका GS1 का इंडियन सोसाइटी है, GS2 का गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस हैं, और GS3 से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इनमें अगर एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, इनमें अगर लेबर एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी की बात आ रही है, माइग्रेशन की बात आ रही है, तो फिर GS3 का टॉपिक बन जाता है। और जब ये इन तीनों का टॉपिक बन जाता है तो फिर GS4 में आपके पास क्या बचता है? वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, ठीक है। और सबसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो कि GS4 से रिलेटेड हैं, ठीक है, जैसे कि
एथिक्स, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो श्री राम हरिदास जी, ये जो ऑथर हैं, उन्होंने कहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो रिलीज हुआ है वो बोथ नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों थे उसके। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, आर्टिकल बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करिए और जो हाईलाइटेड पार्ट है आप सिर्फ वही पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, बहुत सिंपल, ताकि हम अपने आंसर में भी फ्रेम कर सकें इसको। ओके, सो जो पॉजिटिव पार्ट इन्होंने बताया है कि कुछ इंडिकेटर्स पे हमारी इंडिया इम्प्रूव हुई है, वो कौन सी है? पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टेबलाइजिंग फैमिली प्लानिंग एंड सर्विसेज, हेल्थ सिस्टम इन आर डिलीवरिंग बेटर। ये कुछ मामले हैं जो कि अच्छे हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ मामले ऐसे हैं जो कि अभी भी कांस्टेंट हैं और डिटीरियोरेट हो रहे हैं, मतलब कि और भी ज़्यादा और ज़ख्मी होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। कौन कौन से मामले हैं? जेंडर बेस्ड वायलेंस, ठीक है, हार्मफुल प्रैक्टिसेस ऑन विमेन एंड गर्ल्स सच एज चाइल्ड मैरिज एंड जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा गया है 2030 तक, ये सारा एजेंडा है, वो सारी चीज़ें अभी खतरे में हैं, ठीक। तो जो हमारा TFR है ना, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, पहले ऑन एन एवरेज हर परिवार में 3 से 4 बच्चे हुआ करते थे, अब क्या होता था कि 2 से 3 हुआ करते हैं। लेकिन अब जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारे इंडिया का, वो लगभग 2.1 है। 2.1 बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही अफेक्टिव मैनर से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जो TFR है उसका जो मेन रीज़न है, इन्होंने बताया है कि डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि एक फैमिली प्लानिंग की जो अवेयरनेस है लोगों में बताई गई, चाहे वो टीवी कमर्शियल्स के थ्रू, चाहे वो सिविल सोसाइटी के थ्रू, गांव-गांव में जाके बच्चों को, लोगों माँ बाप को बताया गया कि फैमिली प्लानिंग कैसे करिए, ठीक है। उन चीज़ों का काफ़ी असर पड़ा है। और दूसरी बात तो पॉकेट का भी तो होता है ना। लोग ये भी सोचते हैं कि यार 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, ठीक है, कहाँ से खिलाई पिलाएंगे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो जाती है, ठीक। तो इस मामले में फैमिली प्लानिंग सक्सेसफुल रही है यहाँ पे, और इसकी वजह से जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल रही है, ठीक है। फिर ये भी देखा गया है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूव इन दी फीमेल लिटरेसी विथ 41% वुमेन हैविंग रिसीव 10 और मोर स्कूलिंग कंपेयर टू 36%, ठीक है। लड़कियाँ जो कि पहले कम समय तक पढ़ा करती थी, अब बहुत लंबे समय तक पढ़ा करती हैं। लंबे समय तक पढ़ा करती हैं मतलब कि उनका ज्ञान बढ़ रहा है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है और खुद को जान रही हैं वो। इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो अर्ली मैरिजेज हैं वो उसको अपोज कर रही हैं। कितने बच्चे, क्या बच्चे पैदा करते हैं, क्या इकोनॉमी होनी चाहिए, क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब सीख रही हैं, वो पढ़ रही हैं, वो इस वजह से ये फैसला ले पा रही हैं। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है यहाँ पे, दैट लाइकली टू डिले मैरिज एंड फाइंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है उनको। इन अदर एशियन कंट्रीज फर्टिलिटी डिक्लाइन हैज़ टेकन अलॉन्ग साइड नोटेबल इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों, बहुत ही बड़ा हथियार है। आप और हम ये जो कर रहे हैं उसका माध्यम शिक्षा ही तो है, ठीक है। दूसरी जो है वो हेल्थ डिलीवरी से रिलेटेड चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, जैसे एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, मतलब कि महिलाएं जब गर्भवती होती हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं, उनसे पहले जो सिचुएशन हुआ करती है, जब 9 महीने कोख में पाल के रखते हैं बच्चे, उस टाइम पे जो उनकी सिचुएशन है वो इंक्रीज़ हुई है, उनकी स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ें इंक्रीज़ हुई है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद वाली चीज़ें जो है वो बेहतर हुई हैं। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हैं, मतलब कि बच्चे जब हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उनकी मात्रा बढ़ी है। मतलब कभी होता था ना कि हॉस्पिटल एक्सेसिबल नहीं है तो बच्चे कहीं पे भी आप, मतलब मजबूरन हो जाता था कि आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि ऑटो में या फिर घर पे ऐसे डिलीवरी हो रही है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी डिलीवरीज बढ़ी हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये पूरा जो सेगमेंट है, पैराग्राफ है, ये डिलीवरी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। हालांकि हम इस पॉइंट पे आएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात देखी गई थी इसमें कि इस पूरे सर्वे में ये मालूम चला कि हमारे समाज का एक बहुत छोटा सा वर्ग ऐसा है जिन्हें
महिलाओं के बारे में बात करें, विमेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे समाज का एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जिसको सिर्फ यही पता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्सुअल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या हो सकते हैं, जिनको ये पता है कि भाई सर्वाइकल कैंसर वगैरह क्या होता है। मतलब विमेंस रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं उनको डायग्नोस अच्छे से करें, उनको अच्छे से समझें, वो एक छोटे से समाज को पता है हमारे, ठीक है। और वो कौन है? ऑफ कोर्स जो एडुकेटेड विमेन है, राइट, कि हम एक प्रोटेक्टिव सेक्स हमें करना चाहिए, प्रोटेक्टिव रिप्रोडक्टिव फॉर्म अपनाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। सर्विक्स कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए, ठीक है, उसकी भी वैक्सीन आती है। तो इन मामलों में बहुत कम लोगों को पता है, इसके मामलों में अवेयरनेस ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है कि द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन हु हैव देयर बैंक अकाउंट हैज़ गॉन अप। अब जो वुमेन्स के जो बैंक अकाउंट हैं वो भी अप हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक सरकार के स्कीम के साथ भी हो सकता है, जैसे एमजी नरेगा, उसमें भी जैसे 1/3 उसमें विमेन के पार्टिसिपेशन है, उससे बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, ठीक। अराउंड 54% ऑफ द वुमेन हैव देयर ओन मोबाइल फोन्स एंड अबाउट इन 1/3 वुमेन यूज़ इंटरनेट। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें आंकड़े बढ़ते रहने चाहिए। ये सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, तो दोनों एस्पेक्ट हमें बैलेंस्ड देखना चाहिए, ठीक। 1 in 3 वुमेन कॉन्टिन्यूज टू फेस वायलेंस। ये है मुद्दे वाली बात कि कौन करते हैं वायलेंस? उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड, या तो फिर वाइफ करती हैं या हस्बैंड करते हैं। तो 1 in 3 वुमेन इन सोसाइटी दे फेस देयर स्पाउस, ठीक है। वो गर्ल्स इश्यूज, वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। जो फैमिली की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पेट्रियार्की है, डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स है, बड़ी होके क्या करोगी तुम, पढ़ लिख के क्या करोगी, चौका बर्तन ही तो करोगी, ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, प्रीवैलेंट हैं, ठीक है। सबसे जो पेन पॉइंट है ना विमेन जेंडर का, सबसे पेन पॉइंट ये है कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं, जैसे हमारी मम्मी हो गई, आपकी मम्मी हो गई, घर में काम करती हैं, वो जितना भी काम करें वो हमारी इकोनॉमी उसको काउंट नहीं करती है, वो लेबर पार्टिसिपेट में काउंट नहीं करती है, ठीक है। हालांकि सबका ख्याल वो रखती हैं, हमारा, हमारे फादर का, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का, खुद का भी ख्याल रखती हैं, घर का भी ख्याल रखती हैं, आने वाले टाइम का ख्याल रखती हैं, लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन कहीं भी इकोनॉमी में नहीं होती है, ठीक है। जैसे 60 साल के ऊपर जो रिटायर हो जाते हैं लोग, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती है, वैसे इन लोगों की भी नहीं होती है। तो ये बहुत पेन पॉइंट है। वुमेन स्टिल बियर द डिसप्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ पेड डोमेस्टिक एंड केयर वर्क, हिंडरिंग देयर एबिलिटी टू एक्सेस गेन फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, उनकी जिम्मेदारियाँ इतनी होती है कि अब नहीं कर पाती हैं कुछ, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। टुगेदर वी मस्ट challenge these discriminatory norms, that gender biased violence and harmful practices, ताकि वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिले, उनको शक्ति मिले, नारी शक्ति हो और एक इक्वालिटी हो, ठीक है। तो एक सिंपल सीधी बात है, ये एक वैल्यूज़ की बात है, ये एथिक्स की बात है, ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है कि दोस्तों आपको, जैसे आप, मैं मेल लोगों से बात के बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे आप अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं समाज से, वैसे ही आप ट्रीट करिए दूसरों को भी, ठीक है। जैसा आप बोओगे आपको वैसा ही मिलेगा, तो आप इनकी इज्जत करिए, ठीक है। बहुत यहाँ पे इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, बिकॉज दे आर द फाउंडेशन ऑफ बेटर फ्यूचर। इस पूरे धरती पे यही एक ऐसी प्राणी है, एक ह्यूमन बीइंग ये ऐसा है कि जो जन्म देता है आपको भी, हमको भी, ठीक है। तो जो फीमेल हैं वो, उन्हीं के पास स्पेशल पावर होती है जन्म देने वाली, बॉर्न, ठीक है, पैदा करती हैं चीज़ें। तो इज्जत करिए आप। हर एक शख्स जो अत्याचार करता है औरत पे, वो एक माँ के कोख से ही पैदा होता है, ठीक है। तो वो हर माँ की इज्जत करनी चाहिए, हर बहन की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है, हर बीवी की भी इज्जत करनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को फैलाइए, बात करिए और अपने मेंस आंसर में ये सारी चीज़ें मेंशन करिएगा। ये बहुत अच्छा आंसर है, आर्टिकल है, ठीक है। तो होप ये सारा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, डिस्कशंस अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, यहाँ पे जो बगल में बना हुआ है आपके, ठीक है, सो दैट आप रेगुलर अपडेट कर सकते हैं। इंतज़ार करिएगा, हमारे नेक्स्ट जो एनालिसिस है वो जल्द ही आने वाला है, और स्टे ट्यून्ड टू वॉच आवर 1st and 2nd जनवरी प्रोग्राम। ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।